इतिहास के पन्नों में कुछ नाम स्याही से लिखे जाते हैं और कुछ नाम पसीने और संघर्ष से। लेकिन एक नाम ऐसा है जो भारत के करोड़ों दिलों पर लिखा गया है, अब्दुल कलाम। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ। वो घर जहां वो पैदा हुए, मॉस्क स्ट्रीट पर एक पक्का मकान था जो चूने और ईंटों से बना था। उनके पिता जैनुल आबदीन के पास न तो बहुत दौलत थी और न ही कोई बहुत बड़ी औपचारिक शिक्षा, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती। वह थी सहज व्यावहारिक ज्ञान और अपार उदारता। कलाम साहब अपनी किताब में बड़े भावुक होकर लिखते हैं कि उनके पिता की दिनचर्या सूरज निकलने से बहुत पहले शुरू हो जाती थी। वो सुबह 4 बजे उठते, नमाज पढ़ते और फिर पैदल चलकर अपने नारियल के बाग में काम करने चले जाते। वहां से वो अपने कंधे पर दर्जनों नारियल लाद कर घर लौटते और उसके बाद ही उनका नाश्ता होता। यह रूटीन उन्होंने अपने जीवन के 60 के दशक तक नहीं छोड़ा। उनकी यही सादगी और अनुशासन कलाम के चरित्र की नींव बनी। उनकी मां आशियम्मा एक बेहद दरियादिल महिला थीं। कलाम साहब याद करते हैं कि मुझे याद नहीं कि मेरी मां रोज कितने लोगों को खाना खिलाती थीं, लेकिन मुझे इतना पक्का पता है कि हमारे अपने घर के सदस्यों से ज्यादा बाहर के लोग हमारे साथ खाना खाते थे। कलाम अपने माता पिता के कई बच्चों में से एक थे, एक छोटे कद का लड़का जिसके नयन नक्श बहुत साधारण थे, जबकि उनके माता पिता लंबे और सुंदर थे। लेकिन उस पुराने घर में उन्हें एक बहुत सुरक्षित बचपन मिला, जहां भौतिक सुख सुविधाओं से ज्यादा भावनात्मक सुरक्षा थी। बचपन में कलाम को तीन चीजों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया: उनके पिता का आध्यात्मिक ज्ञान, रामेश्वरम का वो शांत माहौल जहां प्रसिद्ध शिव मंदिर की घंटियां और मस्जिद की अजान एक साथ गूंजती थीं, और उनके चचेरे भाई शमसुद्दीन और बहनोई जलालुद्दीन का साथ। जलालुद्दीन, जो कलाम से उम्र में काफी बड़े थे, वही पहले इंसान थे जिन्होंने कलाम को बताया कि इस छोटे से टापू के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। वो उन्हें वैज्ञानिक खोजों, साहित्य और मेडिकल की दुनिया के बारे में बताते। वहीं शमसुद्दीन, जो रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे, उन्होंने कलाम को मेहनत का पहला पाठ पढ़ाया। साल 1939 जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा, तब कलाम सिर्फ 8 साल के थे। अचानक रामेश्वरम में इमली के बीजों की मांग बढ़ गई। नन्हे कलाम उन बीजों को इकट्ठा करते और मस्जिद वाली गली में एक दुकान पर बेच देते। एक दिन की कमाई होती थी, एक आना। यह उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन युद्ध का असर जल्द ही महसूस होने लगा। भारत को भी युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया और देश में आपातकाल जैसा माहौल हो गया। सबसे पहली मुसीबत यह आई कि रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेनों का रुकना बंद कर दिया गया। अब रामेश्वरम के लिए जो अखबार आते थे, उनके बंडल चलती ट्रेन से ही रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच नीचे फेंक दिए जाते थे। शमसुद्दीन को अब एक ऐसे मददगार की जरूरत थी जो उन भारी बंडलों को चलती ट्रेन से फेंके जाने पर दौड़कर इकट्ठा कर सके। 8 साल के कलाम ने वो जिम्मेदारी उठाई। वो दौड़ते, बंडलों को पकड़ते और उन्हें बांटते। इस काम के बदले शमसुद्दीन ने उन्हें जो पैसे दिए, वो कलाम की अपनी मेहनत की पहली कमाई थी। सालों बाद जब वे दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों में गिने जाने लगे, तब भी वो कहते थे, उस पहली कमाई का गर्व मुझे आज भी याद है। वो पैसा किसी का दिया हुआ उपहार नहीं था, वो मेरे पसीने की कीमत थी। स्कूली दिनों में रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में उनके विज्ञान शिक्षक श्री शिव सुब्रह्मण्य अय्यर एक ऐसे व्यक्ति थे जो समाज की बेड़ियों को तोड़ना चाहते थे। वो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन 5वीं कक्षा में अय्यर सर पक्षियों के उड़ने का सिद्धांत समझा रहे थे। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाया, पूंछ और पंखों की दिशा समझाई। 25 मिनट के लेक्चर के बाद उन्होंने पूछा, क्या सबको समझ आया? कलाम ने मासूमियत से हाथ उठाया और कहा, सर, मुझे समझ नहीं आया। उनके साथ साथ ज्यादातर बच्चों को समझ नहीं आया था।
कोई और शिक्षक होता तो शायद डांट देता, लेकिन अय्यर सर ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, आज हम कक्षा में नहीं, बल्कि समुद्र तट पर पढ़ेंगे। वो पूरी क्लास को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और सैकड़ों सीगल पक्षी आसमान में उड़ रहे थे। लहरों का शोर था। अय्यर सर ने उड़ते हुए पक्षियों की ओर इशारा किया और कहा, देखो कैसे वो अपने पंख फड़फड़ाते हैं और फिर उन्हें स्थिर कर लेते हैं। देखो कैसे वो अपनी पूंछ को मोड़कर दिशा बदलते हैं। उस पल, उस जीवंत दृश्य को देखकर कलाम के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उन्हें न केवल पक्षियों के उड़ने का विज्ञान समझ आया, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद भी मिल गया। उस दिन नन्हे कलाम ने तय कर लिया, मुझे भी आसमान में उड़ना है। मेरा भविष्य उड़ान भरने में ही है। उसी शाम उन्होंने तय किया कि वो बड़े होकर विमान विज्ञान, एरोनॉटिकल साइंस पढ़ेंगे। लेकिन अय्यर सर ने उन्हें एक और बड़ा पाठ पढ़ाया, सामाजिक समानता का। एक बार सर ने कलाम को अपने घर खाने पर बुलाया। उनकी पत्नी, जो बहुत रूढ़िवादी थीं, उन्होंने एक मुस्लिम लड़के को अपनी पवित्र रसोई में खाना परोसने से मना कर दिया। अय्यर सर ने बिना गुस्सा किए खुद अपने हाथों से कलाम को खाना परोसा और उनके बगल में बैठकर खाना खाया। जब कलाम अगली बार आए तो उनकी पत्नी ने खुद उन्हें रसोई के अंदर बुलाया और अपने हाथों से खाना परोसा। कलाम ने सीखा कि अगर आपको सिस्टम बदलना है तो विद्रोह नहीं, धैर्य और उदाहरण पेश करना होता है। रामेश्वरम से निकलकर आगे की पढ़ाई के लिए जब उन्हें बाहर जाना था, तो उनके पिता ने एक बहुत गहरी बात कही। मां उदास थीं, वो अपने बच्चे को दूर नहीं भेजना चाहती थीं। तब पिता ने खलील जिब्रान के शब्दों को अपने अंदाज में कहा, अब्दुल, मैं जानता हूं कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जाना होगा। हमारे बच्चे हमारे होकर भी हमारे नहीं हैं। वे जीवन की उस पुकार के बेटे और बेटियां हैं जो खुद को आगे बढ़ाना चाहती हैं। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो, लेकिन अपने विचार नहीं। क्या सीगल पक्षी सूरज के पार अकेले और बिना घोंसले के नहीं उड़ता? उन्होंने अपनी मां के आंसुओं को पोंछा और रामनाथपुरम के लिए निकल पड़े। वहां से बीएसएससी करने के बाद जब उन्हें इंजीनियरिंग के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी में एडमिशन लेना था, तो एक बड़ी बाधा सामने आई, फीस। दाखिले के लिए 1,000 रुपये चाहिए थे, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। तब उनकी बड़ी बहन जोहरा ढाल बनकर सामने आई। उन्होंने अपने सोने के कंगन और चैन, जो शायद उनकी सबसे कीमती जमा पूंजी थी, गिरवी रख दिए। उस पल कलाम का गला भर आया। उन्होंने उन गहनों को छूकर कसम खाई कि वो अपनी मेहनत से जल्द ही इन गहनों को अपने पैसों से छुड़ा लेंगे। एमआईटी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान एक किस्सा हुआ जिसने उनकी कार्यक्षमता को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें एक लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट डिजाइन करने का प्रोजेक्ट मिला था। काम बहुत भारी था। एक दिन उनके प्रोफेसर श्रीनिवासन ने उनके काम को देखा और बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, यह काम निराशाजनक है। अगर अगले 3 दिनों में यह पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारी स्कॉलरशिप रोक दी जाएगी। स्कॉलरशिप रुकने का मतलब था पढ़ाई का अंत। कलाम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने प्रोफेसर से विनती की, लेकिन प्रोफेसर टस से मस नहीं हुए। उस रात कलाम ने न खाना खाया न सोए। वो बस ड्राइंग बोर्ड और बाचानों से नहीं रहे। 72 घंटे की नॉन स्टॉप मेहनत के बाद जब रविवार की सुबह प्रोफेसर आए तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कलाम को गले लगा लिया और कहा, मुझे पता था कि मैं तुम पर बहुत दबाव डाल रहा हूं, लेकिन मैं बस देखना चाहता था कि तुम मुश्किल वक्त और दबाव को कैसे झेलते हो। पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम के पास दो रास्ते थे, एयरफोर्स या रक्षा मंत्रालय। उनका बचपन का सपना था पायलट बनना, बादलों के बीच उड़ना। वो एयरफोर्स के इंटरव्यू के लिए देहरादून गए। वहां 25 उम्मीदवार थे और सिर्फ 8 का चयन होना था। कलाम साहब ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनका रैंक 9वां था। वो सिर्फ 1 नंबर से चूक गए। उनका सपना बिखर चुका था। वो बुरी तरह टूट गए। उन्हें लगा
जैसे जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं बचा। भारी मन से वो देहरादून से ऋषिकेश चले गए। गंगा किनारे बैठे वो अपनी किस्मत को कोस रहे थे। तभी उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद से हुई। स्वामी जी ने उनके उदास चेहरे को देखकर पूछा, बेटा, क्या बात है? कलाम ने अपनी असफलता की कहानी सुनाई। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस असफलता को भूल जाओ। इच्छा जब दिल और आत्मा से निकलती है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा होती है। तुमने जो चाहा वो नहीं मिला, इसका मतलब है कि नियति ने तुम्हारे लिए कुछ और ही, कुछ इससे बेहतर सोच रखा है। अपने अस्तित्व के असली मकसद को खोजो। वायुसेना में पायलट बनना तुम्हारी किस्मत नहीं थी। उस दिन कलाम ने सीखा कि कभी कभी हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर हमें वो देना चाहता है जिसकी हमें असल में जरूरत होती है। कलाम ने दिल्ली में एक सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के तौर पर अपनी नौकरी शुरू की। उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटा होवरक्राफ्ट नंदी बनाया। यहीं पर उनकी मुलाकात भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ विक्रम साराभाई से हुई। साराभाई की पारखी नजरों ने कलाम के अंदर छिपी आग को पहचान लिया। उन्होंने कलाम को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO में शामिल किया। ये वो दौर था जब भारत के पास न संसाधन थे न तकनीक, बस थे तो कुछ पागलपन की हद तक जुनूनी वैज्ञानिक। केरल के थुम्बा गांव में एक चर्च, मैग्डालीन चर्च को ऑफिस बनाया गया। बिशप के घर को वर्कशॉप में बदला गया और पास के गौशाला को लैब बनाया गया। वो दृश्य आज भी इतिहास में दर्ज है। वैज्ञानिक साउंडिंग रॉकेट के हिस्सों को साइकिल के कैरियर पर रखकर ले जा रहे हैं। कुछ भारी हिस्सों को बैलगाड़ी पर लाया जा रहा है। कलाम साहब को साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करने की जिम्मेदारी मिली। दिन रात की मेहनत, मच्छरों का आतंक और सीमित बजट, लेकिन उस चर्च की दीवारों के बीच भारत के अंतरिक्ष इतिहास की नींव रखी जा रही थी। यहां उन्होंने सीखा कि कैसे सीमित संसाधनों में भी बड़े सपने देखे जा सकते हैं। समय बीता और कलाम को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। उन्हें भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। लक्ष्य था भारत का अपना रॉकेट बनाना जो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ सके। 10 साल की कड़ी मेहनत, हजारों वैज्ञानिकों का खून पसीने के बाद 1979 में लॉन्च का दिन आया। 10 अगस्त 1979 सुबह 7 बजे उल्टी गिनती शुरू हुई। T-4 मिनट पर कंप्यूटर ने एक तकनीकी खराबी दिखाई। कोई लीकेज था। लेकिन कलाम के पीछे खड़े विशेषज्ञों ने डाटा देखा और कहा कि हम लॉन्च कर सकते हैं, लीकेज मामूली है। कलाम ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने कंप्यूटर को बायपास किया और मैन्युअल मोड में लॉन्च बटन दबा दिया। रॉकेट उड़ा। पहले चरण ने अच्छा काम किया, लेकिन दूसरे चरण में रॉकेट नियंत्रण से बाहर हो गया। वो घूमा और बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। 10 साल की मेहनत, करोड़ों रुपए, सब पानी में मिल गया। कलाम सुन्न पड़ गए। उन्हें लगा जैसे उनकी दुनिया खत्म हो गई। वो डर रहे थे कि अब मीडिया का सामना कैसे करेंगे। पूरा देश आलोचना कर रहा था। अखबारों की हेडलाइंस तैयार थीं। तभी ISRO के चेयरमैन सतीश धवन कमरे में आए। उन्होंने कलाम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम मेरे पीछे आओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के पत्रकार तीखे सवालों के साथ तैयार थे। सतीश धवन ने माइक अपने हाथ में लिया और कहा, दोस्तों, आज हम असफल हुए हैं। मैंने अपनी टीम और प्रोजेक्ट डायरेक्टर पर भरोसा किया था, लेकिन तकनीकी कमी रह गई। यह मेरी जिम्मेदारी है। हम इसकी जांच करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे और अगले साल फिर लौटेंगे। कलाम हैरान थे। बॉस ने पूरी असफलता, पूरी आलोचना अपने सिर ले ली, जबकि बटन कलाम ने दबाया था। ठीक 1 साल बाद 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने फिर उड़ान भरी। इस बार रोहिणी सैटेलाइट सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित हुआ। भारत अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया था। पूरा देश जश्न मना रहा था। इस बार सतीश धवन ने फिर कलाम को बुलाया और कहा, जाओ,
अब तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस संभालो। कलाम लिखते हैं कि उस दिन उन्होंने मैनेजमेंट और लीडरशिप का सबसे बड़ा पाठ सीखा, जो किसी किताब में नहीं था। जब असफलता मिले तो लीडर को उसे अपने ऊपर लेना चाहिए, और जब सफलता मिले तो उसका पूरा श्रेय अपनी टीम को देना चाहिए। अंतरिक्ष में सफलता के बाद कलाम को आराम नहीं मिला। उन्हें रक्षा क्षेत्र डीआरडीएल में बुलाया गया। देश को सुरक्षित करने के लिए गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईजीएमआरडीपी शुरू हुआ। यह वह दौर था जब दुनिया भारत को तकनीक देने से मना कर रही थी। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम एमटीसीआर के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाए गए। कलाम ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर 5 मिसाइलों की योजना बनाई। पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और सबसे महत्वपूर्ण अग्नि। यहां काम करना आसान नहीं था। सरकारी दफ्तरों की सुस्ती और लाल फीताशाही कदम कदम पर रोड़े अटकाती थी। लेकिन कलाम ने अपनी टीम को एक परिवार की तरह जोड़ा। वो एक बॉस नहीं बल्कि एक साथी की तरह काम करते थे। रात के 2-2 बजे तक वो लैब में रहते, युवा वैज्ञानिकों को पिज्जा खिलाते, उनकी बातें सुनते। अग्नि मिसाइल का लॉन्च बार बार टल रहा था। कभी मौसम खराब, कभी कंप्यूटर में दिक्कत, कभी केबल्स में समस्या। मीडिया मजाक उड़ा रहा था। एक कार्टून में दिखाया गया कि कलाम एक दुकानदार की तरह अग्नि मिसाइल लिए खड़े हैं, लेकिन कोई खरीदार नहीं है। दबाव बहुत ज्यादा था। टीम का मनोबल टूट रहा था। कलाम ने पूरी टीम को इकट्ठा किया। उन्होंने उनकी आंखों में देखा और कहा, हम कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान छोड़ा था, हम बस उसे फिर से पा रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। घबराओ मत, ये मिसाइल उड़ेगी। आखिरकार 22 मई 1989 का दिन आया। अग्नि मिसाइल ने उड़ान भरी। वो एक आदर्श लॉन्च था। आग की लपटों के साथ जब वो मिसाइल आसमान का सीना चीरते हुए ऊपर गई, तो भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। कलाम लिखते हैं, उस रात की नींद मेरी जिंदगी की सबसे सुकून भरी नींद थी। उस एक उड़ान ने दुनिया को बता दिया कि भारत अब किसी से पीछे नहीं है और न ही किसी के सामने झुकेगा। इसके बाद का सफर हम सब जानते हैं। उन्हें भारत रत्न मिला। वो देश के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति भवन के दरवाजे उन्होंने आम जनता के लिए खोल दिए। लेकिन इन सब उपलब्धियों के बावजूद उनका दिल हमेशा एक शिक्षक का रहा। किताब के आखिरी हिस्सों में कलाम साहब टेक्नोलॉजी और आध्यात्मिकता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि विज्ञान और ईश्वर अलग नहीं है। विज्ञान इंसान की भौतिक जरूरतों को पूरा करता है और आध्यात्मिकता उसे मानसिक शांति देती है। वो कहते थे, मैं बस एक जरिया हूं। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया वो मेरा नहीं था। जैसे कुरान में लिखा है कि ईश्वर किसी भी इंसान का भाग्य तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपना भाग्य बदलने की कोशिश न करे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि आप कहां पैदा हुए, आपके पिता कौन हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, यह सब मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आपके सपने कितने बड़े हैं और उन सपनों के लिए आप कितना पसीना बहा सकते हैं। जब हम इस किताब विंग्स ऑफ फायर को खत्म करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कलाम साहब हमारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हो, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। मुश्किलें आएंगी, आप गिरेंगे, दुनिया हंसेगी। जैसे कलाम का पायलट बनने का सपना टूटा, वैसे ही आपके भी कई सपने टूटेंगे। लेकिन याद रखना, वही असफलताएं आपको उस रास्ते पर ले जाएंगी जहां इतिहास आपका इंतजार कर रहा है। बस अपनी अंदर की अग्नि को बुझने मत देना। कलाम साहब का पायलट बनने का सपना टूटा, तब जाकर हमें मिसाइल मैन मिला। क्या आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई सपना टूटा हो, आपको लगा हो कि सब खत्म हो गया, लेकिन बाद में उससे कुछ बेहतर मिला हो? अपने अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।